डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, डिस्कवरी आईएएस के द्वारा आप सभी लोगों के लिए PYQ सीरीज चलाई जा रही है, जिसके बारे में अभी तक आप लोग भली भांति सुपरिचित हो चुके होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या और किस बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारा टॉपिक या जो सब्जेक्ट है वह है भारतीय राजव्यवस्था का, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए शासन प्रणाली के बारे में, जिसके एक भाग को हमने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अभी इस लेक्चर में हम इसके दूसरे और अंतिम भाग को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है वह ज़्यादा थी, इसलिए इस पूरे चैप्टर को दो भाग में डिवाइड कर लिया गया है। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वही सेम बात जिससे आप लोग सुन के थक गए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने वाली बात तो करते चलिएगा, बोर मत होइए, यह मोटिवेशन का काम करता है। आइए फिलहाल प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक चतुर्वेदी और मेरे साथ आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था के चैप्टर नंबर 6 शासन प्रणाली के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ इस लेक्चर के, जहां पर पूछा जा रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ए सामूहिक उत्तरदायित्व, बी न्यायिक समीक्षा, सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, क्योंकि इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कि ब्रिटेन में या फिर लंदन में न्यायिक समीक्षा नहीं है, जबकि भारत में यह न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद जो है वह, पेन ले लेता हूं मैं, ब्रिटेन की संसद जो है वह संप्रभु है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित संविधान जो है वह नहीं है। नियम और विनियम बनाने के लिए ब्रिटेन की संसद जो है वह एक संप्रभु निकाय है। जबकि यही बात अगर भारत की संसद के प्रति किया जाए तो भारत की संसद की जो शक्ति है कानून बनाने की या जो नियम बनाने की, वह सीमित है। किसके द्वारा? पहली सीमा तो संविधान खुद लगाता है, दूसरी सीमा मान लीजिए कि संविधान में ही कोई संशोधन कर दिया संसद ने, तो उसका जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है हमारे संविधान के द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब फिर यह यदि संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप संशोधन हुआ, ठीक है, मूल ढांचे के अनुरूप अगर संशोधन होता है तब तो ठीक है, सारी चीजें वेल एंड ओके है। लेकिन यदि मूल ढांचे के अनुरूप संशोधन नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय उसे खारिज कर देगा, उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने देखा हमारे संसद की जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वह विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो है वह सीमित हैं, असीमित नहीं है। जबकि ब्रिटेन की संसद की जो कानून बनाने या विधि बनाने की जो शक्ति है वह स्वतंत्र है और असीमित है। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न पर चलिए चलते हैं। यहां पूछा जा रहा है, दो कथन है, इन पे विचार करना है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है, इतना लंबा क्यों पढ़ना। कथन ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आ है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कूट है ए, दोनों कथन और कारण सही हैं तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सही हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना, दोनों कथन और कारण सही हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही पर कारण गलत है और डी, कथन गलत पर कारण सही है। ठीक है, इसके पहले कि आंसर की तरफ जाएं या आंसर के बारे में सोचें आप, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक चीज, छोटी सी चीज याद दिलाता हूँ कि मैंने हमेशा आपसे इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे 6वें चैप्टर में मैंने आपको यह चीज़ जरूर बताई, यह चीज़ याद करने को कहा है कि जहाँ पर भी आप इस संघ या संघीय या परिसंघीय चीज़ को देखें, वहाँ पर आप इसके अंग्रेजी वाले भाग में जाएंगे और देखेंगे कि कहीं वहाँ अंग्रेजी में फेडरल तो नहीं लिखा हुआ है या फिर अंग्रेजी में यूनियन तो नहीं लिखा हुआ है। अगर यूनियन लिखा हुआ है तो भारत के संदर्भ में वह स्टेटमेंट सत्य होगा, लेकिन यदि फेडरल लिखा है तो भारत के संदर्भ में वह स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल गलत होगा। फेडरल लिखा होगा तो किसके संदर्भ में यह कथन सत्य होगा? पिछले लेक्चर में बताया गया था आपको, फेडरल लिखा होगा तो यह स्टेटमेंट जो है वह सत्य होता है यूएस या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए होता है ना, यूएस नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संदर्भ में यह कथन सत्य होगा। फिलहाल बात करते हैं अपने इस प्रश्न के बारे में और इसके सही आंसर के बारे में। तो देखिए भैया, दोनों ही कथन जो है वह सही हैं, लेकिन कारण जो है वह कथन का एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है
लेकिन इसके द्वारा एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। यह दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। संविधान ने एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ठीक है, और भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली है। अगर केंद्र यदि शक्तिशाली होगा तो यह क्या एकात्मकता की तरफ चीजें नहीं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो यह तो उसके बारे में कारण दिया जाएगा ना, न कि संघ के बारे में कारण दिया जाएगा। अगर संघ को लेकर के कोई कारण दिया ना होता तो कह देता कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। अगर यह कारण होता तो कथन और कारण दोनों सही हो जाता। लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही तो है, पर वह कहीं भी एक दूसरे को सपोर्ट या एक दूसरे का साथ नहीं देते। इसलिए कथन सही और कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। समझ गए बच्चा? आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं, तब और अच्छे से समझते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। बी, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। या डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। बताइए संघीय स्वरूप के लिए कौन सी एक अनिवार्य विशेषता है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तब तो केंद्र मनमानी कानून बनाएगा और उसे राज्यों के ऊपर लागू कर देगा। लेकिन संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उचित प्रबंध किया गया है। इस कारण जब भी केंद्र कोई एक पक्षीय रूप से निर्णय लेता है या संविधान के अगेंस्ट में जाकर के निर्णय लेता है तो न्यायपालिका उसको रिजेक्ट कर सकती है संविधान के मूल ढांचे के आधार पर, ठीक है। अगर बात करें, देखिए सिंपल है, छोटी सी चीज एक समझिए। अगर संघीय लक्षणों के बारे में बात करें ना, संविधान के संघीय लक्षणों के बारे में अलग से बात करें और एकात्मक लक्षण के बारे में, दो तरीके की बातें होती है हमारे संविधान में। यहाँ पर समझिए आप, ठीक है, व्हाइट पेपर लेकर के वहां पे समझते हैं, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न जो है वह इससे रिलेटेड है। यहां पर अगर हम हेडिंग डाल दें संविधान, ठीक है, अब इसके दो पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला पक्ष तो होता है इसका एकात्मक, दूसरा पक्ष होता है संघात्मक, ठीक है। तो अब इन एकात्मक और संघात्मक लक्षणों को अगर हम देखना चाहें तो नंबर 1 पॉइंट में अगर हम एकात्मक की तरफ देखेंगे तो वह कौन सा आएगा, बताइए, जल्दी कीजिए। तो राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति कहां पर होती है, राज्य में होती है। किसके द्वारा होती है, संघ के द्वारा होती है। तो कौन शक्तिशाली हुआ, संघ हुआ, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज एकात्मक में क्या हो गया, बताइए, एकल नागरिकता। एकहरी नागरिकता है ना हमारे यहाँ, राज्य की अलग और देश की अलग नहीं होती, एकल नागरिकता। दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा एकात्मक लक्षण में, जल्दी बोलिए। अभी संघात्मक की तरफ चलता हूं मैं, बताइए। आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा, राज्य का किसी प्रकार से योगदान रहता है। इवन राज्य में यदि संवैधानिक संकट होता है उस स्थिति में तो राज्यों की स्थिति और बुरी हो जाती है, ठीक है। तो और अन्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। अगर आप आर्टिकल 51 देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, सीधे सीधे समझौता लिख दूं, समझौतों को लागू करना। इसके अलावा अन्य क्या लक्षण हो सकते हैं, बताइए, जल्दी बोलिए। चलिए इसके आगे के पॉइंट आप विचार कीजिए जरा देर तक, तो फिर मैं बताता हूं। दूसरी चीज है संघात्मक लक्षणों के बारे में बात करें ना, तो एक चीज तो सुनिश्चित की गई, वह क्या सुनिश्चित की गई, बताइए। एक चीज यह सुनिश्चित की गई कि संविधान को लिखित कर दिया गया। लिखित संविधान होने की वजह से क्या हो गया कि राज्य को उसके अधिकार और संघ को उसके अधिकार बता दिए गए, केंद्र को उसके अधिकार बताए गए हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। इसके अलावा क्या है, तो केंद्र तथा सेंटर लिख दो, सेंटर और स्टेट के मध्य शक्तियों का वितरण, अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, फिर चाहे वह प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, या फिर न्यायिक कहाँ से होगी, प्रशासनिक हो या फिर क्या कहते हैं आर्थिक हो, ठीक है। और तीसरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी ना वह अन्य चीजों से रक्षा करती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, तो द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, एक राज्यसभा भी तो है अपने यहाँ, द्विसदनीय
विधानमंडल, जहां पर राज्यसभा जो है वो क्या करती है, वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, थोड़ा सा क्लिच है, थोड़ी सी ट्रिक है, आप समझिएगा राज्यसभा के बारे में। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि द्विसदनी विधानमंडल जो है वह संघात्मक लक्षण है, जिसका प्रमुख उदाहरण मैं राज्यसभा को ले रहा हूं। लेकिन यहीं पर दूसरी चीज यहां पे देखिए, इसलिए यहां पे नहीं बताया था, राज्यसभा में सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व है नहीं ना, असमान प्रतिनिधित्व है। कहीं पर एक है, कहीं पर किसी राज्य से 2 सदस्य आए हैं, प्रतिनिधित्व निधित्व। ठीक है, तो कहीं किसी राज्य से 1 सदस्य आया है, किसी राज्य से 2 सदस्य, तो किसी से 3 सदस्य। इनके बीच एकता या इनके बीच समानता होगी नहीं तो एक होंगे, नहीं तो एक नहीं होंगे, तो कैसे मिलजुल करके काम करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ जहां की द्विसदनी विधानमंडल, जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा कर रही है, वह तो संघात्मक सरकार का अंग है या संघात्मक लक्षण है। लेकिन वहीं राज्यसभा के अंदर अगर थोड़ा सा जाएं, थोड़ा सा डीप में जाएं, तो वहां हम देखेंगे कि राज्यों का वहां पे असमान प्रतिनिधित्व जो है वह एकात्मक संविधान या एकात्मक लक्षण की तरफ चला जा रहा है। अजीब स्थिति है। वहीं एक अन्य एकात्मक लक्षण है कि राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। राज्यपाल हमने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। राज्यपाल क्या करता है, कुछ विधेयकों को आरक्षित कर लेता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित कर लेता है, राज्यों के कुछ कानूनों, कुछ नियमों को आरक्षित कर लेगा कि भैया इसकी अनुमति जो है वह राष्ट्रपति देगा। वहीं पर एक महत्वपूर्ण एकात्मक लक्षण क्या है, एक महत्वपूर्ण एकात्मक लक्षण है अखिल भारतीय सेवाएं। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे, IAS PCS IPS, इन सब की जो तैयारी कर रहे होंगे, PCS नहीं, IAS IPS, जो संघ की जो सभी सेवाएं हैं, होती तो दरअसल वह राज्य में है ना। तो अखिल भारतीय सेवाएं, सेवा तो हम राज्य में कर रहे हैं, लेकिन सर्व किसको कर रहे हैं, सर्व हम कर रहे हैं केंद्र को। नौकरी हमको केंद्र ने दिया, तो हम ईमानदार किसको लेकर के रहेंगे, केंद्र को लेकर के रहेंगे ना। तो यह सब एकात्मक और संघात्मक संविधान के लक्षण हैं। आगे आने वाले प्रश्न जो है वह कुछ इसी प्रकार के रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान में बनाए रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए चले प्रश्नों की तरफ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। बी, पूर्ण रूप से लिखित संविधान। सी, इकहरी नागरिकता। या डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अभी मैंने बताया इकहरी नागरिकता जो है या एकल नागरिकता जो है वह कहीं से भी संघीय लक्षण नहीं है संविधान का, वह एकात्मक लक्षण है। यूनिटरी लक्षण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो। ठीक है, तो जो जिसे पता हो वह कमेंट करके बता देगा। एकहरी नागरिकता। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा टास्क आप लोगों के पास भी होना है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाया जाता है। पहला, एकात्मक की बात हो रही, संघात्मक की नहीं। पहला, लिखित संविधान। दूसरा, कठोर संविधान। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। चौथा, राज्यपाल की नियुक्ति। पांचवा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। छठवां, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। सातवां, संवैधानिक संकट। और आठवां, एक सर्वोच्च न्यायालय। ऊट है ए 1-3-6, बी 2-5-8, सी 1-2-5, या डी 4-6-7। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पॉइंट वाले ना कभी कभी समझ रहे हैं ना आप। फिलहाल आया प्रश्न थोड़ा लंबा वाला, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं जो फंसाते हैं। छत्तीसगढ़ PCS का प्रश्न है 2015 का। आइए सॉर्ट आउट करते हैं। हमने पूरी लिस्ट देख रखी है भैया, ठीक है, तो हमने को तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ठीक है, एकात्मक तत्व पूछ रहा है, लिखित संविधान संघात्मक, कठोर संविधान संघात्मक, संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक, राज्यपाल की नियुक्ति। एक मिला अपने को, 4 हो गया। ठीक है, अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण संघात्मक, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति दूसरा मिल गया अपने को। ठीक है, एकात्मक। संवैधानिक संकट, आपातकाल की उद्घोषणा याद है ना, भूल गए, कौन सा, 7वां। एक सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा है, संघीय लक्षण। ठीक है, तो कौन सा बन गया अपना, देखिए कहां पर है, 4, 6 और 7, 4, 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी गलत हो ही नहीं सकता। इतने ज़्यादा जब विकल्प आ जाए तो एक पेपर में लिख करके तब चीज़ों को करिए। इस प्रकार से आप वहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लग, 2 मिनट भी नहीं लगाना अपने को, थोड़ा सा बस 30-40 सेकंड का टाइम लगता है।
हड़बड़ी मत दिखाइए, क्वेश्चन देख करके घबराइए मत, एकदम थोड़ा सा इत्मीनान दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए और आप सही आंसर करके आएंगे, वरना पेपर के बाहर निकल के कहेंगे कि अरे यार आ तो रहा था, इसका ये वाला नहीं ये वाला होना चाहिए था। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा, बोलना पड़ता है यार, आप लोग करते ही नहीं हो। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, भारत संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। चौथा, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3 या डी सभी चारों। चलिए सही आंसर बताइए, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, सारी चीजों का आपको बताया गया। संविधान की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की, संविधान जो है वह शासन की, ऐसे पढ़िए, संविधान जो है वह शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ठीक है। तो यह तो सही हो गया। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, आपात परिस्थितियां हो या वित्तीय शक्तियां हो, यह सब जो है एकात्मक झुकाव की ओर चली जाती हैं या फिर एकात्मकता की ओर, क्या केंद्र को शक्तिशाली बनाने की ओर अधिक ध्यान देती हैं। तो दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न नहीं, केवल संघ प्रभुता संपन्न है, राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न नहीं हैं, ठीक है। विधायकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में विभाजित है। इनका किसी भी प्रकार से केंद्र या राज्यों के मध्य बंटवारा या फिर हायरार्की नहीं बनी हुई है, ठीक है। सोपानबद्ध क्रम नहीं है सेंट्रल और स्टेट के मध्य। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट यह सब अलग और स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं प्रशासन या फिर सरकार से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 2 विकल्प यहाँ पर हमारे गलत हो जाते हैं, 3 और 4। सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 यहाँ पर हमारे सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी करना है एकदम, बस टेंशन नहीं लेना है। 2 वक्तव्य हैं, देख लेते हैं। कथन ए है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। बताइए, सोचिए। कारण आ रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। सही है दोनों? देख लेते हैं। ऑप्शन है ए दोनों। कथन और कारण सत्य है तथा कारण कथन का एक मान्य स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण सत्य है परंतु कारण कथन का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही पर कारण गलत है। या डी, कथन गलत पर कारण सही है। बताइए कौन सा सही होगा? आसान है यार, गणतंत्रवाद को मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है, एकदम इत्मीनान से सोचिए। कई लोगों ने इसका सही किया होगा लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अब भी कंफ्यूज रहे होंगे। देखिए, गणतंत्रवाद को मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि इसका एक सिंपल और साधारण सा मतलब होता है कि कोई भी आनुवांशिक राजा नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वह राष्ट्रपति बना ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, फिर चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। फिलहाल अपने यहाँ जो होता है वह अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है इसके बारे में जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग समझेंगे, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देखेंगे। फिलहाल इस चीज को समझिए। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह परोक्षतः निर्वाचित होता है और इस व्यवस्था को भारतीय संसदीय प्रणाली में गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। राजा का बेटा राजा नहीं होता है अपने यहाँ, या फिर यूं कह लीजिए तो अनुवांशिक नहीं होता है, या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होता है। नेक्स्ट, या कितना या हो गया? 2 वक्तव्य हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। ऑप्शन है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही स्पष्टीकरण है कथन का। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी, कथन सही है किंतु कारण गलत है। या डी, कथन गलत है किंतु कारण सही है। आसान है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हुआ। देखिए, राजनीतिक दल जो है वह लोकतंत्र के जीवन रक्त तो हैं।
अगर राजनीतिक दल नहीं है तो लोकतंत्र जो है वह समाप्त हो जाएगा लगभग लगभग। कैसे? कि जब आपके पास अलग अलग लोग ही नहीं होंगे चुनने के लिए, आपके पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, विकल्प ही नहीं होगा आपके पास चुनने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र चल रहा है या आपका शासन है? नहीं ना। एक और चीज़ है इसके बारे में, एक और छोटी सी समझिए कि जब तक लोकतंत्र है या जब तक राजनीतिक दल हैं, चुनाव चलते रहेंगे और उन चुनावों के माध्यम से हम अपने अपने मत को प्रकट करते रहेंगे, अपने अपने विचार को प्रकट करते रहेंगे। लेकिन अगर हमने जिसको चुना वह भैया हो गया गड़बड़ इंसान, ठीक है, वह हो गया गड़बड़ इंसान, फिर क्या होगा? फिर हम ही लोग शासन के लिए, क्योंकि यह जो लोकतंत्र से चुने हुए जो लोग हैं यह हम पर ही शासन कर रहे हैं, तो हम ही लोग जो है इन राजनीतिक दलों को कोसेंगे भी। तो मतलब खून जो है, खून खराब हो गया, यह शब्द यहाँ पर कहना चाहता है कि खून खराब भी होता है क्या? हाँ भैया, खून खराब भी हो जाता है। डॉक्टर नहीं बुला बुला के बदलते रहते हैं। बस सिंपल तरीके से समझिए आप, एक प्रॉपर वे में एक छोटी सी चीज़ को समझिए कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का जीवंत रहना या लोकतंत्र का जीवित रहना असंभव है। ठीक इसी प्रकार से जो है खराब शासन यदि मिलता है, देखिए शासन कौन करता है? तो राजनीतिक दल ही चुनाव के माध्यम से शासन करते हैं। चुनाव में जीता हुआ राजनीतिक दल ही हम पर शासन करता है, और यदि उसका शासन किसी भी प्रकार से हमारी इच्छा के विपरीत होता है तो हम उन्हीं राजनीतिक दलों को कोसते भी हैं। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? यह देखिए, यह दो लोगों ने प्रस्तावित किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर ही लिख दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों के द्वारा जो है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया गया था। लेकिन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए किसने प्रस्तावित किया था तो आप क्या करेंगे बताइए? अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा तो मैंने दोनों को लगा दिया। देखिए, सर्वप्रथम यदि वहां पर महात्मा गांधी का ऑप्शन है तो आप महात्मा गांधी के साथ जाएंगे। उसके बाद द्वितीय विकल्प के रूप में अगर महात्मा गांधी की अनुपस्थिति है तब आप जयप्रकाश नारायण के साथ या जेपी नारायण के साथ जाएंगे। यह चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आ रहा है कि विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है ए, कथन गलत और कारण सत्य है। बी, कथन और कारण दोनों अपने आप में सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या है। सी, कथन और कारण दोनों अपने आप में सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। या डी, कथन सत्य है पर कारण गलत है। विचार कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, भले बहुत बड़ा कर दिया गया है। देखिए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है यह यहाँ पर बताया गया कि बहुआयामी, पेन ले लेता हूं मैं, कि बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना। यहाँ पर यह बात कही गई कि जैसे कि आप देखिए तो उड़ीसा यहाँ पर है, इसकी अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग परंपरा है। कश्मीर यहाँ पर है, इसकी अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग परंपरा है। एमपी यहाँ पर है, इसकी अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग परंपरा है। महाराष्ट्र यहाँ पर है, इसकी अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग परंपरा है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, इसकी अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग परंपरा है। राजस्थान यहाँ पर है, इसकी अपनी भाषा, अपनी अलग परंपरा है। तो वहीं क्या कहते हैं, नीचे चले जाते हैं, एकदम नीचे सबसे बेल्ट में चले जाते हैं, तमिलनाडु यहाँ पर है और तमिलनाडु की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग संस्कृति और अपनी अलग परंपरा है। लेकिन इस संघात्मक संरचना का बहुआयामी विविधताओं में से, मतलब इन सबको मिला करके एक राष्ट्र के निर्माण को करना था उद्देश्य। भारत की संघात्मक संरचना का जो प्रमुख उद्देश्य था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संरक्षित किया जा सके और विविधताओं का यही समन्वय जो है इन सभी ने मिल करके एक सशक्त भारत या भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण किया है। अगर छोटे छोटे दलों को अगर आप साइड में कर दें, जो आज की मीडिया है इनको साइड में कर दें, जो
कुछ ना कुछ ये वो चलाते रहते हैं। राजनीतिक दलों के आपसी मनमुटाव को अगर एक किनारे या दर किनारे कर दें तो आप देखेंगे कि अंततोगत्वा हम सब एक ही हैं और हम सब एक ही रूप में दिखते हैं। हमारा एक ही देश है। यही बात यहाँ स्टेटमेंट में पूछ लिया गया था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। किसमें? RAS में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 2013 में। तो हो गया भैया, कर लिया हमने। अरे हम सब एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण है, आइए देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण आ रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व जो है वह समाहित है। कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए, और कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। और ऑप्शन डी है कि कथन गलत है परंतु कारण जो है वह सही है। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, लेट हो रहा है अपना लेक्चर। ठीक है, तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। किस प्रकार से यह दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट कैसे सही हो गए? तो देखो, ध्यान से दो। चंद्रगुप्त मौर्य से ले लो या मौर्य पीरियड से ले लो आप। मौर्य पीरियड से लेकर के अभी तक की, वर्तमान तक की कुछ न कुछ मूलभूत जो विशेषताएं हैं हमारे देश की, या मूलभूत जो शासन का ढांचा रहा है ना, वह सेम ही रहा है। मूलभूत लिखा गया, मूलभूत जो शासन का ढांचा रहा है वह सेम ही रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है वह बदलती गई, या थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें, मतलब जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा परिवर्तन तो होता ही रहता है। यही चीज़, यही निरंतरता और परिवर्तन का जो तत्व है वह मूर्त रूप से अभी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, जो वर्तमान स्थिति, या जो परंपरागत शैली जैसे पंचायत वगैरह की यह स्थितियां जो है वो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, उसी प्रकार से संत शैली के जो तत्व हैं वह सभी अभी तक समाहित हैं। ठीक उसी प्रकार से थोड़ा कमेंट करके बताइए तो यह संत शैली क्या है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कथन और कारण है। कथन ए है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण आर है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ठीक पिछले लेक्चर में हमने इससे संबंधित दो प्रश्नों को किया था। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को हमने देखा था और दूसरे हमने क्या देखा था, यह आप बता दीजिए जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा हो। नहीं देखा जाकर के देखिए, कुछ भी छोड़िए मत। ऑप्शन है ए, दोनों कथन और कारण सत्य है तथा कारण कथन का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। और ऑप्शन डी है कि कथन गलत है परंतु कारण सही है। सीधा सीधा और सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन और कारण सत्य है तथा कारण कथन का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारत में जो कमजोर वर्ग हैं, जो दलित वर्ग ही नहीं कमजोर होता है, जो कमजोर वर्ग हैं, लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि कमजोर वर्गों का अधिक से अधिक भला करना या अधिक से अधिक कल्याण करना। ठीक है, यही उद्देश्य होता है एक कल्याणकारी राज्य का। ठीक है, अब अपने इस कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में कमजोर वर्ग ज्यादातर कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं, दलित होते हैं, निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, अल्पसंख्यक समूह होते हैं, या ज्यादातर जो है कमजोर वर्ग में आते हैं, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। ठीक है, अब यही भारत में लोकतंत्र के या अधिकारों के सबसे बड़े या प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि जो सक्षम है, अब अंबानी या अडानी को तो आपसे कोई मदद चाहिए नहीं होगी कि भैया आओ और तुम मेरी ये मदद कर दो या मेरा ये काम कर दो। नहीं ना, वह सक्षम है, वह अपनी मदद अपने आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन यह सभी लोग जो है वह अपनी मदद स्वयं से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारत में जो लोकतंत्र है वह अधिक आत्मसम्मान, ठीक है, इनके आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर के उभरा, इनके आत्मसम्मान को संरक्षण प्रदान करता है। भारत का लोकतंत्र किसके? कमजोर वर्गों के, जिनमें शामिल होते हैं प्रमुखतया महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक आदि समूह के लोग।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, अथवा ई, उपर्युक्त सभी। आसान है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। यह सभी कारण मिल करके भारत के संविधान को एक बृहद संविधान बना देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वह हमारे देश का संविधान है और सबसे छोटा संविधान जो है वह अमेरिका का संविधान है। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ उठा करके ला करके रख दिया गया। इसी कारण उधार का बोरा भी कहा जाता है हमारे संविधान को। ठीक है, क्या कहा जाता है बताइए? उधार का बोरा भी कहा जाता है, क्यों? कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, उसे ले आकर के पटक दिया। लेकिन ऐसा है नहीं, हमने हर चीज़ों को देखा, समझा, जाना और फिर उसे अपने अनुरूप बना करके अपनाया है। ठीक है, तो विभिन्न संविधानों के अनुभव लिए हैं हमने, और साथ ही साथ हमारे संविधान में विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, फिर चाहे वह अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के हो, कैग को लेकर के हो, वित्त विधेयकों को, क्या कहते हैं, आयोग को लेकर के हो। इसी प्रकार के विभिन्न प्रशासकीय प्रावधान हैं, और साथ ही साथ हमारा देश बहुत बड़ा है, विभिन्न प्रकार के बहुआयामी या फिर विविध भाषी लोग हमारे देश में रहते हैं, इसलिए इसके संविधान की, हमारे संविधान की संरचना जो है वह थोड़ी सी बड़ी हो गई है उसके आकार के कारण भी। और साथ ही साथ हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों के बारे में या दोनों के अधिकारों या प्राधिकारों के बारे में बताया और बात किया गया है। तो कुल मिलाकर के सभी कारण यानी उपयुक्त सभी कारण मिलकर के भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अलर्ट हो जाइए, संघीय, वही यूनियन और फेडरल वाला कॉन्सेप्ट। बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक, फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। या डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो जो सही स्टेटमेंट है वह है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, लेकिन भारत में किसी भी प्रकार का फेडरल सिस्टम नहीं है। आर्टिकल 1(1) में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई, यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई है भारतीय संविधान या भारतीय राज्य के संदर्भ में। ठीक है, न कि फेडरल। भारत के देश, भारत का निर्माण या भारत के राज्यों का निर्माण केंद्र ने किया है। केंद्र के द्वारा विभिन्न राज्य की इकाइयों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विभिन्न राज्यों को गठित किया गया है। जबकि अगर हम अमेरिका को देखें तो विभिन्न राज्य आए और एक दूसरे से मिल करके उन्होंने वहाँ पर अमेरिका का गठन किया है। ठीक है, तो अमेरिका जो है वह संघ की इकाइयों से निर्मित हुआ है या फिर राज्य की इकाइयों द्वारा निर्मित किया गया है अमेरिकी संघ को। एक छोटा सा डिफरेंस जान लीजिए, तो अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ना, जिनके बारे में किसी भी सूची में बात न की जाए उन्हें अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। तो अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यानी जिनके बारे में बात नहीं की गई, वह अवशिष्ट शक्तियां वहां पर राज्य सरकारों के पास है। जबकि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ना, वह किसके पास है? वह केंद्र के पास है, न कि राज्य सरकारों के पास। थोड़ा बहुत डिफरेंस आप कंपेयर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। या डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम, वही चीज सहमति का परिणाम नहीं है भारत देश जो है। ठीक है, इन्होंने राज्यों का गठन किया है अपने मर्जी से। तो संघ राज्य पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगी। ठीक है, चलें नेक्स्ट। कथन और कारण है। ठीक है,
नीचे कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। पहला है कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण आ रहा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ऑप्शन है ए और आर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। या डी, कथन गलत है परंतु कारण सत्य है। बताइए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। चलिए, जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर, बताइए, बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या जो है वह नहीं करता है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था को, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक, अर्ध परिसंघीय, परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक या केंद्र समर्थक, यह सारी चीजें कही गई हैं। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य परिस्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति में एकात्मक आदि न जाने और क्या क्या बातें कहते हुए अंततोगत्वा भारतीय संविधान को या भारतीय संघात्मक व्यवस्था को जो है अर्ध संघात्मक बोल दिया गया। ठीक है, फिलहाल न्यायपालिका के बारे में भी हमने देखा, लेकिन यह संघात्मक लक्षण है न्यायपालिका की व्यवस्था, इसके बारे में बात की ना। अर्ध संघात्मक लक्षण का नहीं है विशेषता, इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है इसका कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। अब इसके बारे में क्या ही पढ़ना, ये तो सीधे सीधे बता ही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, इसलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है। ए, जी ऑस्टिन, बी, केसी वियर, सी, आइवर जेनिंग्स या डी, डी बसु। स्टेटमेंट है, सीधे सीधे करते हैं और याद करते चलिएगा। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। कमेंट करके जरा बताइएगा तो सहकारी संघवाद कहते किसको हैं या इसका क्या अर्थ है। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह स्टेटमेंट किसका है। ए, बी आर अम्बेडकर का, बी, एम पी पायली का, सी, एलेक्जेंड्रोविक्स का या फिर डी, केसी वियर का। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केसी वियर का स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान जो है वह अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी वियर ने ही भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय संविधान भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ऑप्शन है ए, डी डी बसु, बी, के एम मुंशी, सी, बी आर अम्बेडकर या डी, ए के अय्यर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर के द्वारा यह बात कही गई कि संविधान को न तो संघात्मकता के तंग ढांचे में डाला गया न एकात्मकता के। ठीक है, तो संघात्मकता के तंग ढांचे में भारतीय संविधान को नहीं ढाला गया है। यह स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। नेक्स्ट, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। यह जो देखिए, यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, यहाँ पर आ गया है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। ए, यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। या डी, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है यह। पेन ले लूं मैं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी संभव नहीं है। ठीक है, कैसे,
तो देखिए, स्वाधीनता का जो अर्थ होता है ना, इसका जो अर्थ होता है वह यह कदापि नहीं होता है कि विधि जो है वह हो ही ना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। अगर विधि नहीं होगी तो कोई भी किसी को गोली मार सकता है। पहली चीज, कोई कानून ही नहीं है कि उसको सजा दे। कोई भी किसी से गुस्सा हुआ, उसको गोली मार दी, बात खत्म। स्वाधीन रहा यह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई, या मृत्यु के भय से वह अपना निर्णय बदल सकता है ना। और मृत्यु का भय या दूसरा ए व्यक्ति इसको क्यों दिखा सकता है? क्योंकि उसे पता है कि वह इसे मार देगा और यह शक्तिशाली है, तो यह इसे मार भी सकता है और इसके ऊपर कोई भी कानून या विधि जो है वह नहीं है जो इसे किसी भी प्रकार की सजा दे। एकदम लेमन भाषा में, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो बिना विधि के स्वाधीनता या स्वतंत्रता तो संभव नहीं है, और आपकी स्वतंत्रता भी, इस ए की स्वतंत्रता वहीं सीमित हो जाएगी जहां पर यह बी की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा कि जहां विधि है वहीं स्वतंत्रता है, और जहां अगर विधि नहीं है तो किसी भी प्रकार की स्वाधीनता भी संभव नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? ए फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, बी फ्रैंक मोर्नी, सी एल्टन मेयो, या डी गेबलर आर्सबोर्ड। बात वही है, यह जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, स्किप कर देते हैं। सही आंसर को जानते हुए फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने विकास प्रशासन की अवधारणा के बारे में बात की थी। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्नों को भी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर को भी जीएस के पेपर में ही डाला जाता है, तो जो लोग दे रहे होंगे उनके लिए यह चीज़ें थोड़ी सी आसान रहती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ए हर्बर्ट साइमन, बी पॉल एच एम्पलबी, सी सर जोसिया स्टाम्प, या डी हेनरी फ्योल। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फ्योल जो है वह लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के समर्थक थे। हेनरी फ्योल का कहना था कि भैया देखो, अलग अलग प्रशासन बहुत हो गया, ठीक है, सरकार अलग प्रशासन कर रही है, निजी क्षेत्र अलग प्रशासन कर रहा है, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को समान कर दो और सिर्फ प्रशासन का एक सिद्धांत लागू करो। ठीक है, ऐसा मानना था हेनरी फ्योल भैया का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया ए एल.डी. वाइट द्वारा, बी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, या सी डब्ल्यू.डी. डानहम के द्वारा, या डी एडमंड बर्ग के द्वारा। बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, इन स्टेटमेंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए, अपनी आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा, इसीलिए भी यहाँ पर इसको डाला गया है, वरना मुझे हटाने में कोई ऐतराज नहीं था। ठीक है, तो यदि आपकी सभ्यता या हमारी सभ्यता विफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण ही होगा, ऐसा कथन था डब्ल्यू.बी. डानहम का। ठीक है, नेक्स्ट गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या डी एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। बताइए, गणतंत्रीय अवधारणा के संदर्भ में किसका कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होना यह किसी भी प्रकार की गणतंत्रीय अवधारणा नहीं है। ठीक है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो और सर्वोच्च शक्ति जो है वह किसी निर्वाचित प्रधान में हो, और ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, यह सभी अवधारणाएं जो है वह गणतंत्रीय अवधारणा को प्रबल या फिर जन्म देती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? पहला, शक्तियों का परिसीमन, दूसरा विधि के समक्ष समता, तीसरा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, या चौथा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 4, या डी 1, 2, 3 और 4। डाइसी का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, विधि का शासन। जिन्होंने नहीं पढ़ा वह पढ़िएगा जरूर, या फिर इसी को अभी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर जो है ना वह ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2 और 4। एक व्यक्ति थे, एक महोदय थे। ठीक है, यह मैं झारखंड पब्लिक स्पेसिफिक की बात नहीं, IAS प्री 2018 का प्रश्न है ये, IAS प्रीलिम्स
2018 का प्रश्न है, इसीलिए मैंने उन सभी प्रश्नों को भी कवर करवाया, कहीं से मिस मत करिए। विधि के शासन के प्रमुख लक्षण डायसी भैया ने बताए थे, जिनकी पुस्तक थी जिसका नाम था द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें विधि के शासन का डायसी भैया ने 3 लक्षण बताया था। ठीक है, 3 लक्षण बताया था। पहला कौन सा था? तो पहला था विधि की सर्वोपरिता, विधि की सर्वोपरिता। ठीक है, या जिसको हम शक्तियों पर परिसीमन भी कह सकते हैं। संविधान बनाने के बाद शक्तियों पर परिसीमन लगा दिया गया, शक्तियों को सीमित कर दिया गया और विधि जो है वह सर्वोपरि हो गई। ठीक है, दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था, डायसी भैया ने विधि के शासन का जो दूसरा लक्षण बताया था वह था विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता यानी कोई भी व्यक्ति जो है वह विशेषाधिकारों से युक्त नहीं है, जो भी है सब विधि के समक्ष समान ही है। ठीक है, और तीसरा जो बताया था वह था विधिक भावना की प्रबलता। क्या? विधिक भावना की प्रबलता। अब इस विधिक भावना की प्रबलता के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो जो न्यायिक विनिश्चय है उनको मानना, उनको स्वीकार करना, या जन उत्तरदायित्व या विधि के शासन का लक्षण प्रकट करना, या फिर न्यायिक विनिश्चयों को स्वीकार करना, या फिर आप कह सकते हैं व्यक्तियों के अधिकार और उनके स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक निर्णयों को स्वीकार करना, स्वतंत्रता की बात को समझना, नागरिक अधिकारों को समझना, मूल अधिकारों को समझना, इन सभी को आप इसमें शामिल कर सकते हैं विधि की भावना की प्रबलता के अंतर्गत। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। IAS प्री यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट सवाल रेयरली पूछता है, घुमा फिरा के ही पूछता है, ध्यान रखिएगा। कथन है विचार करना है, संवैधानिक सरकार वह है पहला जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। IAS प्री 2014 का प्रश्न। चलिए, तो संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया, इनको लागू करवाने के लिए आर्टिकल 32 को डाल दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट इनको लागू भी करवाया जा सकता है, और राज्य पर यह प्रतिबंधित रूप से लागू भी होते हैं कि राज्य इनको सीमित या फिर राज्य इनको समाप्त या राज्य इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है मूल ढांचों के विपरीत जाकर के। ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट अपना बैठा हुआ है। तो ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है कौन? संवैधानिक सरकार। ठीक है, नेक्स्ट, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है ए विधानमंडल द्वारा सरकार, बी लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार, या डी सीमित सरकार। कैसी सरकार होगी बताइए? सीमित सरकार होगी ना। अभी हमने पढ़ा कि व्यक्ति की, यहाँ देखिए अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है कौन? संवैधानिक सरकार। तो यह सरकार जो है वह एक प्रकार से सीमित रूप से कार्य करेगी। ठीक है, तो इसे ही संवैधानिक सरकार बोला जाता है। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ए राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी नियंत्रण का अभाव, सी इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, या डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। बताइए, स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या क्या होगी? बहुत आसान प्रश्न है। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर ही स्वतंत्रता की सर्वाधिक और उपयुक्त व्याख्या होगी। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है दूसरों को परेशान कर लीजिए, दूसरों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं। आप तब स्वतंत्र नहीं है, तब आपकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाएगी, आपकी स्वतंत्रता वहीं पर बाधित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता वहां पर है जहां पर आप स्वयं को पूर्णतया विकसित करने का आपको अवसर प्रदान किया
गया है, जिसमें आप अपनी रचनात्मक क्षमताओं और रचनात्मक शैलियों, रचनाशीलता, संवेदनशीलता आदि विभिन्न क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग कर सके, भरपूर उपयोग कर सकें, भरपूर उनको जो है बढ़ा चढ़ा करके उनको विकसित कर सकें। वह आपकी स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होगी कि अब भैया स्वतंत्र है वह आदमी, वह ऐसा विकास कर सकता है अपना। नेक्स्ट है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ए विशेषाधिकारों का अभाव है, बी अवरोधों का अभाव है, सी प्रतिस्पर्धा का अभाव है, या डी विचारधारा का अभाव है। समाज में समानता शब्द पर ध्यान दीजिए। समाज में समानता, इसका अर्थ होता है विशेषाधिकारों का अभाव होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यदि किसी को विशेषाधिकार प्रदान कर दिया, किसी को उसके जेंडर के आधार पर स्पेशलिटी दे दी, विशेष बना दिया गया, किसी को उसके पोस्ट के हिसाब से जो है वह विशेषाधिकार प्रदान कर दिया, इन सबको अगर हम देखें नस्ल, धर्म, जाति या फिर लिंग, इन सभी ऐसे जेंडर के आधार पर अगर हम किसी को स्पेशल कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं या स्पेशल बना दे रहे हैं, वहाँ पर सामाजिक समानता नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। हाँ, एक चीज़ है यहीं पर आप समझिएगा कि जैसे कि कुछ लोगों को आरक्षण दे दिया जाता है ना, ठीक है, मुद्दा बहुत गमगीन है, बहुत भ्रामक वाला आ जाता है। अगर किसी को आरक्षण दे दिया गया तो देखिए आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया था कि जैसे कि जो लोग यहाँ पर हैं, मान लीजिए ए बी सी है, वो यहाँ टॉप लेवल पे है, आरक्षण उनको लिए आया था जो सी और डी थे, जो यहाँ पर थे। यह आरक्षण की इस सीढ़ी को चढ़ करके इस जगह तक पहुंच जाए, इसके लिए यह आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया था। तो समानता देने के लिए आया था। ठीक है, समाज में समानता बनाए रखने के प्रावधान के लिए आरक्षण के प्रावधान को लाया गया था। हालांकि अब दुरुपयोग तो हर चीज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें। इसके पहले थोड़ा सा गला गीला कर लेते हैं। चलिए, भारत एवं अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? पहला, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और चौथा, उच्च सदन के कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2, 3 तथा 4, या डी 1, 3 तथा 4। बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वह सत्य है। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच क्या समानता है, यह पूछी जा रही है। अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। तो यह तो समान नहीं हुई। ठीक है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं भारत में, लेकिन अमेरिका के उच्च सदन में पता ही नहीं है। तो क्या बताएंगे आप लोग, बताइए। और पॉकेट वीटो के बारे में अगर बात करें तो पॉकेट वीटो दोनों के राष्ट्रपतियों के पास है। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 3। कैसे? तो अमेरिका के उच्च सदन के जो सभी सदस्य होते हैं ना, वो प्रत्यक्षतः डायरेक्टली निर्वाचित होते हैं। अपने यहाँ मनोनीत होते हैं राज्यसभा के सदस्य, और अपने यहाँ राज्यसभा के सदस्य जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और साथ ही साथ 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत करता है। लेकिन अमेरिका में यह स्थिति नहीं है। अमेरिका के उच्च सदन के सभी सदस्यों को डायरेक्ट निर्वाचित किया जाता है। वहीं अगर थोड़ी सी बात करें इस पॉकेट वीटो के पावर के बारे में, तो यह समान तो है लेकिन भिन्न है। एक मान लीजिए है इंडिया का राष्ट्रपति है, IR लिख दूं, यह अमेरिका का राष्ट्रपति UR लिख दूं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है वह किसी भी विधेयक को अनुमति प्रदान कर सकता है या अपनी अनुमति देने से रोक सकता है, और टाइम पीरियड इसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यही चीज नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपने पास रख सकता है, अपनी अनुमति देने से रोक सकता है, लेकिन उसके पास एक टाइम बाउंडेशन है 10 दिनों का। 10 दिनों तक अगर वह किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या अपनी अनुमति रोके रखता है, तो उसके बाद उसे वह विधेयक वापस विधायिका के पास लौटाना पड़ता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। अमेरिकी राष्ट्रपति यहीं पर भारतीय राष्ट्रपति से कमजोर प्रतीत होता दिखाई देता है।
ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न बस खत्म होने वाला है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन के बाधाओं की पहचान की है? ए, शासन में नैतिकता, बी, नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, या डी, स्थानीय शासन। सेकंड एआरसी रिपोर्ट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मेंस के एग्जाम के पहले उसको जरूर पढ़िएगा। बहुत सी कोचिंगों के शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, उनको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। फिलहाल यह चैप्टर है जो वह नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, इसमें बात की गई या विभिन्न प्रतिवेदन दिए गए सुशासन के समक्ष आने वाली बाधाओं के संदर्भ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया? किसके लिए? विविधताओं में एकता को। ए, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, बी, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सी, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यार, ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे सही, जरा कमेंट करके बताओ, हम तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे अंतिम प्रश्न है इस पूरे चैप्टर का। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? ए, 1960 के दशक में, बी, 1970 के दशक में, सी, 1980 के दशक में, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। बी गलती से लग गया है इसमें, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, मैं पेन से बना दे रहा हूँ। 1980 के दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था जो है वह केंद्रीयता से संघवाद की ओर घिसकती है, क्योंकि बहुत से राज्यों में अगर हम 1980 के दशक को देखें, 1980 के बाद की परिस्थिति को देखें, तो बहुत से राज्यों की जो सरकारें थी या जो सत्ता थी वह कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल करके वहाँ के छोटे छोटे दलों के हाथों में जा रही थी। तो भारतीय सत्ता जो है वह केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक रही थी। वहीं पर अगर हम बात करें अपने इस पिछले प्रश्न के बारे में, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वह राष्ट्रपति कर सकता है अंडर द आर्टिकल, बताइए किसके, जल्दी करिए, अंडर द आर्टिकल 263। इसमें होता क्या है अंतर्राज्यीय परिषद में? तो राज्यों के आपस में तथा संघ के विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है, या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, और इसके सदस्य कौन होते हैं? विभिन्न राज्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। छोटा छोटा और मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। वित्त आयोग क्या करता है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और इसके माध्यम से राज्यों को कितना कितना धन आवंटित किया जाएगा इसके बारे में यह विवेचना करता है, यह बताता है। वहीं क्षेत्रीय परिषद में विभिन्न राज्यों को मिला करके एक परिषद का गठन किया जाता है, जो अपने विकास से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में बताती हैं। एकल न्यायिक व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। यह सभी सम्मिलित रूप से मिलकर के भारत की विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित या फिर प्रोन्नत करती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रश्न हो गए हमारे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस डिस्कशन में बस इतना ही है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।